जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है फिजिक्स प्रैक्टिस सेट फॉर एयरफोर्स एक्स ग्रुप। और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको जुड़ जाना है। और एक चीज़ और कि अगर आप टेक्स्ट बुक का पास खरीदना चाहते हो, टेक्स्ट बुक का पास खरीदना चाहते हो तो 1 ईयर का आपको मिलेगा 269 में मिलेगा, और प्लस 1 ईयर की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी होगी। 1 ईयर की एक्स्ट्रा वैलिडिटी होगी। और अगर आप हमारा कूपन कोड 098098 कैपिटल के कैपिटल क्यू कैपिटल जी यूज करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने अभी तक अगर टेक्स्ट बुक पास नहीं लिया तो आज का आपके पास टाइम है, ले लेना है। अदरवाइज फिर 1 ईयर का एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा और ये भी प्राइस इंक्रीज हो जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। तो ये जो फिजिक्स का है ये फुल मॉक रहने वाला है, यानी कि 25 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं, और आपको जो टारगेट लेके चलना है वो लेना है 20 प्लस का। 20 प्लस आज इसमें अगर आपने कर दिए तो समझ लेना कि आपका एयरफोर्स जो एग्जाम है उसके लिए बढ़िया प्रिपरेशन चल रही है, और उसमें होने के काफ़ी चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये इसी लेवल का है कि आप 20 प्लस इजिली कर दोगे। ठीक है, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक जरूर करना है अगर अच्छा लगे तो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो रहने वाला है ये। एक चालक पर 14.4 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुलाम का धनावेश है। ठीक है, इतना क्या बोला गया है? धनावेश बोला गया है। तो चालक पर क्या होगी? इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी है वो चालक पे होगी? और इलेक्ट्रॉन का आवेश सभी को पता है। तो हमें बोला गया है 9 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, 27 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, 27 अधिक होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि धन आवेश तभी होता है जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। धन आवेश कब होता है? जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, यानी कि अधिक होने वाली तो कोई संभावना ही नहीं है। अधिक होने वाली तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। अभी हमें देखना है कितने कम होंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसके लिए हमें क्या करना होता है? Q इज इक्वल, आपको पता है ये फॉर्मूला हमारे पास Ni। ठीक है, तो जब n निकालना है तो हो जाएगा टोटल चार्ज में इलेक्ट्रॉन के चार्ज का भाग लगाना होता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा Q हमें बोला गया है 14.4 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, और अपोन में आ जाएगा हमारे पास 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये टोटल हमें चार्ज दिया हुआ है। तो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 1.6 से 14.4 को काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 9 टाइम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 9 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। 9 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये है हमारे पास, प्रत्येक आवेशित संधारित्र में ऊर्जा रहती है। जो आवेशित संधारित्र होते हैं उनमें ऊर्जा कहाँ रहती है ये हमें बताना है। धन आवेश पर, धन आवेश एवं ऋण आवेश पर, पट्टिकाओं के मध्य क्षेत्र में, एवं संधारित्र की प्लेटों के सिरों पर। तो इसका जो आंसर है ये वैसे फिक्स क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है पट्टिकाओं के मध्य क्षेत्र में। पट्टिकाओं के मध्य क्षेत्र में जो है वो ऊर्जा रहती है। यहाँ पे इस वाले भाग में ऊर्जा हमारी रहती है, और किस फॉर्म में रहती है? स्थितिज ऊर्जा उसमें, हाँ स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहती है। सॉरी, स्थितिज ऊर्जा क्या, विद्युत जो ऊर्जा है उसके रूप में रहती है। एक तो चुंबकीय ऊर्जा होती है और एक होती है विद्युत ऊर्जा, तो ये विद्युत ऊर्जा के रूप में रहती है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये है, सरल आवर्त गति में किसी भी क्षण कण के त्वरण और विस्थापन का अनुपात किस माप में होगा? तो सबसे पहले हमें पता है कि जो त्वरण होता है सरल आवर्त गति में वो होता है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा स्क्वायर एक्स। और विस्थापन आपको पता ही है, ये जो एक्स है वो क्या है? विस्थापन है। तो अनुपात ले लेते हैं इनका, ए अपॉन एक्स। ठीक है, ए अपॉन एक्स ले लिया और इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर एक्स और अपॉन में एक्स। ठीक है, क्योंकि अनुपात लिया तो यहाँ पे बटा में लिया तो यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। ओमेगा क्या चीज है? कोणीय आवर्ती है, तो कोणीय आवर्ती का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा कोणीय आवर्ती का स्क्वायर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग ये मत बोलना कि यहाँ पे हमने मोड क्यों लिया। ठीक है, मोड हमने इसलिए लिया क्योंकि जो ए होता है ना उसका एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे माइनस साइन होता है, लेकिन ना तो हमारे पास माइनस है यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे भी देखो, और जब भी हम अनुपात वगैरह लेते हैं तो
माइनस को हटा देते हैं, इसलिए हमने क्या किया, मोड यहाँ पे ले लिया, तो कोणीय आवर्ती का स्क्वायर यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, संलग्न चित्र में दर्शाए संयोजन में ए तथा बी के समतुल्य धारिता होगी। ए तथा बी की समतुल्य हमें धारिता बतानी है। तो देखो ये जो हमारा है, हमें देखना है कि क्या ये वेस्टर्न ब्रिज बन रहा है या नहीं बन रहा है। वेस्टर्न सेतु आपने पढ़ा होगा ना, तो वो हमें देखना है। सबसे पहले तो हम किस किस का देखेंगे, इन दोनों का देखेंगे, इन दोनों का रेशियो क्या बन रहा है। ठीक है, इन दोनों का रेशियो देखो 6/12, क्योंकि आपने यही तो पढ़ा है वेस्टर्न सेतु की क्या शर्त होती है, यही तो होती है P/Q, हाँ P/Q और इज इक्वल R/S। ठीक है, यही तो होती है PQ, थोड़ा सा ऊपर नीचे देख लेना आप। तो यहाँ से हमें देखना है, सबसे पहले इन दोनों का रेशियो देखना है, कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। उसके बाद इन दोनों का देखना है, तो ये कितना आ रहा है 9/18, 9/18, और ये भी कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। यानी कि ये हमारा वेस्टर्न सेतु जो है वो बन रहा है। और जब वेस्टर्न सेतु बनता है तो इस बीच वाले में से कोई धारा या कुछ भी फ्लो नहीं होता है, यानी कि 24 माइक्रोफेरेड को हम यहाँ से हटा सकते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये जस्ट चेक करने के लिए था, इसलिए मैं यहाँ से इनको मिटा रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अभी देखो जब ये हमारे कोई काम का है नहीं, यहाँ से हट गया, तो अभी हमें इन दोनों को देखना है। अभी हमारे पास जो डायग्राम है वो किस तरीके से बन जाएगा, वो इस तरीके से बन जाएगा, ये हमारा ए है, एंड देन यहाँ पे इस तरीके से ये आ जाएगा 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, आगे आ जाएगा हमारे पास 12 माइक्रोफेरेड, और ये यहाँ से बी आ जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या क्या है, नीचे है 9 माइक्रोफेरेड, और आगे हो जाएगा 18। आगे कौन सा हो जाएगा 18। ठीक है, यहाँ से बी आ जाएगा, ये 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, माइक्रो आप लिख लेना, मैं ओनली ऐसे ही लिख रहा हूँ। और ये आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा 18। ठीक है, ये हमारे पास आ गए। अभी हमें देखो इसकी तुल्य धारिता निकालनी है। 24 वाले को हटाते ही देखो अब वेस्टर्न सेतु वाला दिमाग में आते इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई, नहीं तो दिमाग उसमें एग्जाम में बैठे रहना ये होगा ही नहीं। अब जब हम इसको करते हैं तो सबसे पहले ये देखो 6 और जो 12 है ये किस में है, सीरीज में है। और सीरीज के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, जब दो कोई संधारित्र C1 व C2 यदि सीरीज में हो तो उनका जो C इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास C1 इंटू C2, और अपॉन में आ जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को लेते हैं 6 और 12 को, तो ये आ जाएगा 6 गुणा 12 बटा 6 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ से कट करेंगे तो 3, और इसको कट करेंगे तो 4, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये तो ऊपर वाले का आ गया, ये तो इतने का। ठीक है, इस 12 वाले का इतने का। अभी नीचे वाले का भी देखना है, तो आ जाएगा हमारे पास 9 गुणा 18, और 9 प्लस 18 कितना होता है 27। तो यहाँ से कट करेंगे 3 टाइम, और ये आ जाएगा 6। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 6 माइक्रोफेरेड बच जाएगा। अभी देखो इस तरीके से आ गया हमारे पास, इन दोनों का इक्विवेलेंट 1 बन गया। ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट 1 बन गया, और जो कि कितना है 4 है, 4 माइक्रोफेरेड। और नीचे वाले का भी इक्विवेलेंट क्या बन गया, ओनली 1 बन गया। ठीक है, ये तो 4 है और ये 6 है। अब आपस में क्या हो गए, उसमें हो गए पैरेलल हो गए, आपस में पैरेलल हो गए। तो जब दो C1 व C2 पैरेलल हो तो जो C इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, C1 प्लस C2। ये आपको संधारित्र का पता होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो C इक्विवेलेंट है, जो फाइनली इक्विवेलेंट है, वो कितना आ जाएगा 4 प्लस 6 10 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड ये हमारे पास आ जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है क्वेश्चन को समझाने में, लेकिन फिर भी थोड़ी सी स्पेस कम होने के कारण हो सकता है थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया हो, लेकिन फिर भी काफी हद तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये और एक ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय ऊष्मागतिकीय निकाय की अवस्था को निर्धारित नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय ऊष्मागतिकीय निकाय की अवस्था को निर्धारित नहीं करता। तो अवस्था को निर्धारित करने के लिए हमें पता है दो दो चीजें चाहिए, दाब व आयतन हो तो चलेगा, आयतन एवं ताप हो तो चलेगा, ताप एवं दाब हो तो भी चलेगा, लेकिन कोई भी एक हो, दाब हो, आयतन हो, ताप हो, तो इससे उष्मा को हम
निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है, अवस्था को निर्धारित नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमारे पास डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपने पढ़ा होगा ना बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम उनमें क्या होता है, दो दो चीजें होती है। जैसे हमारे पास तीन चीजें हैं, एक तो दाब है, एक ताप है और एक आयतन है। इन तीनों में से हम किसी एक चीज को क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट कर सकते हैं, जबकि दो में हमें आपस में रिलेशन बताना होता है। तो जब तीनों में से ओनली एक ही चीज होगी तो ये निकालना पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा कि कौन से ऑप्शन से निर्धारित नहीं किया जा सकता। इन तीनों से तो हम निर्धारित कर सकते हैं, इससे निर्धारित नहीं कर सकते, यानी कि कम से कम इनमें से दो हमारे पास होनी आवश्यक है। कम से कम क्या होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। अगर आपने उष्मागतिकी वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये है हमारे पास, एक स्वरित्र में 256 कंपन प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। एक जो स्वरित्र है वो 256 कंपन प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। यदि ध्वनि का वेग ये दिया हुआ हो तो उत्पन्न तरंग दैर्ध्य क्या होगी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है v इज इक्वल एन लेमडा। v इज इक्वल एन लेमडा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, सभी को पता है। तो यहाँ से देखो, ये है हमारे पास v दिया हुआ है और ये है n यानी कि आवर्ती। तो वैल्यूज पुट करो, v की वैल्यू है 330 एंड जो n की वैल्यू है हमारे पास, आवर्ती की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 256। 256 गुणा लेमडा हमें निकालना है। लेमडा क्या है, हमारा तरंग दैर्ध्य है। तो लेमडा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 330 के अंदर 256 का भाग देंगे, 330 बटा 256। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, इसको जब हम काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1.29 1.29 मीटर, 1.29 मीटर। ये डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो वो है हमारे पास, यंग के प्रयोग से क्या सिद्ध होता है। यंग के प्रयोग से अगर हम देखें क्या सिद्ध होता है, तो यंग के प्रयोग से सभी को पता है प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है, ये सिद्ध होता है। प्रकाश क्या होता है, तरंगे होती है, ये क्लियर होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यंग के प्रयोग से, ये फिक्स क्वेश्चन है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई वैसे लॉजिक नहीं है। प्रकाश तरंगे होती है, यंग के प्रयोग से ये सिद्ध होता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार, ठीक है, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम हमें क्या कहता है। पहला है, प्रेरित विद्युत प्रवाह की दिशा ऐसी होती है जिससे वह उस कारण का विरोध करे जिससे वह उत्पन्न हुई है। चलो ये देखते हैं। दूसरा, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके साथ संलग्न चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के मूल्य के बराबर होता है। चलो ये भी ठीक है। सी ऑप्शन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है जिससे वह उस कारण का विरोध करे जिससे वह उत्पन्न हुई है। तो फेराडे का हमारे पास जो लॉ होता है वो हमें कहता है कि जो उसमें विद्युत वाहक बल होता है, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। और आगे माइनस चिन्ह भी आता है, वो आता है डायरेक्शन के लिए। लेकिन अगर हम बात करें ओनली फेराडे के नियम की तो वो इतना सा है, ठीक है, यानी कि प्रेरित कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके साथ संलग्न चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के मूल्य के बराबर होता है। तो ये हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आप लोगों को ये भी दिमाग में आना चाहिए कि चलो बी तो हो गया, लेकिन जो ये दो ऑप्शन है ए एंड सी, ये कौन से नियम से हैं। तो ये सभी को पता होना चाहिए, ये कौन सा नियम है, लेंज का नियम है। क्योंकि लेंज का नियम हमें क्या देता है, दिशा देता है। लेंज का नियम क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा की। लेंज का नियम, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन क्या होती है कि उस कारण का विरोध करे जिससे वह उत्पन्न हुई है। ये हमारे पास ए और सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साबुन के दो बुलबुलों की त्रिज्या 2:1 है, इनके अंदर दाब की अधिकता का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम एक बुलबुले की बात करें, जो कोई वाटर का बुलबुला हो, ठीक है, वाटर के बुलबुले की या पानी के बुलबुले की बात करें, पानी का बुलबुला, ठीक है, पानी के बुलबुले के अंदर यदि हम दाब अधिक्य की बात करें तो वो होता है हमारे पास P इज इक्वल 2T/R। ये आपको लिखना है कॉपी के अंदर, 2T/R। लेकिन वहीं अगर हम साबुन के बुलबुले की बात करें, साबुन के बुलबुले की बात करें
यदि हम क्या ले लें, साबुन का बुलबुला ले लें, तो उसके लिए जो दाब अधिक है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर दो सरफेस होती है, एक तो अंदर जो होती है पानी वाली और एक हो जाती है बाहर इसके अंदर एयर वाली भी हो जाती है। तो आ जाता है हमारे पास 40/R, 40/R। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है 40/R। तो हमें देखना है, हमें दिया हुआ क्या है, त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है और इनके अंदर दाब की अधिकता। तो जो दाब है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि त्रिज्या की किस प्रकार है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि P व्युत्क्रमानुपाती है 1/R। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा P1/P2 इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास R2/R1। ठीक है, क्योंकि उल्टा है ना त्रिज्या के साथ। तो P1/P2 और हमें दिया हुआ है R1/R2। ठीक है, ये R1/R2 है, त्रिज्याओं का अनुपात R1/R2। जबकि हमें क्या चाहिए, R2/R1, तो इसको उल्टा कर दो, ये आ जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन। या फिर इतना आपको करने की जरूरत ही नहीं थी, ये जो नीचे वाली चीजें ना, ये करने की जरूरत ही नहीं थी। डायरेक्ट आपको पता है P का उल्टा होता है, ठीक है, सॉरी R का उल्टा क्या होता है, P। तो जब ये 2:1 है तो इसका उल्टा कर दो, 1:2 हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, और ये चीजें आपको लिखनी है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट है हमारे पास, लोलक के गोलक को माध्य स्थिति में कौन लाता है। ये भी फिक्स क्वेश्चन है। लोलक के गोलक को माध्य स्थिति में लाने वाला जो फोर्स होता है, इस तरीके से जैसे हमारे पास यहाँ पे सरल लोलक है, वो यहाँ तक गति करता है, उसके बाद फिर यहाँ आता है वापस एंड आगे जाता है एंड वापस आता है। तो इसको यहाँ पे माध्य स्थिति तक लाने वाला कौन सा फोर्स है, तो वो जो बल है हमारे पास वो है प्रत्यानयन बल। रीस्टोरिंग जो फोर्स है, प्रत्यानयन बल है, वो होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। फिक्स क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, इसमें भी आपको कुछ वैसे लॉजिक नहीं लगाना है, बस ये डायरेक्ट याद आपको रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो ये है हमारे पास एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति 50 चक्कर प्रति सेकंड है एवं आयाम 120 वोल्ट है, तब वोल्टेज का आरएमएस मान क्या होगा। तो हमें वोल्टेज का आरएमएस मान बताना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता है एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वी नोट जो होता है, सॉरी वी आरएमएस जो होता है वो होता है हमारे पास V0/√2। V0/√2 यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसमें √2 का यदि हम भाग लगा दें तो वी आरएमएस वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो इसमें मैक्सिमम कितना है, 120 है, 120 वोल्ट है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, आयाम दिया हुआ है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है। ये तो आवर्ती है, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वैसे भी आप क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो इस तरीके से दिमाग लगा सकते हो, जैसे ये देखो यहाँ पे वोल्ट है ना, तो सभी वोल्ट दिए हुए हैं यहाँ पे, यानी कि हमें इसी को यूज लेना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, वी नोट 120 है, 120 और बट्टा में है हमारे पास √2, बट्टा में कितना है, √2 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 120 गुणा, ये 1/√2 होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 0.707, 0.707। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 84.8 वोल्ट, 84.8 वोल्ट। यानी कि जो हमारा बी आंसर है, बी ऑप्शन, वो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि चालकों की संख्या n है तथा प्रत्येक का प्रतिरोध कैपिटल R है, जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध होगा। ठीक है, समांतर, 1 सेकेंड, यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे R। अच्छा, ये क्वेश्चन हिंदी के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे बोला गया है देर आर n सिमिलर कंडक्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस R। हमारे पास क्या है, n समान कंडक्टर है, चालक हैं, और उनका प्रतिरोध क्या है, R हमें दिया हुआ है। तो द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी x व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब हम इन्हें समांतर में जब लगाते हैं, ठीक है, समांतर क्रम में लगाते हैं, तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो क्या होता है, x होता है। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो प्रतिरोध होता है ना, इनका जो संयोजन होता है वो संधारित्र से जस्ट उल्टा होता है। संधारित्र में हमने क्या पता है कि जब हम समांतर में ऐड करते हैं ना तो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, C इक्विवेलेंट जो होता है वो C1 + C2 + C3 हो जाता है। ठीक है, लेकिन
जो प्रतिरोध होता है ना उसमें 1/R1 प्लस 1/R2 ये चलता है, ठीक है, 1/R2 ये वाला चलता है। तो जब हमें पता है कि जब हमारे पास सेम ही चालक हो तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखना होता तो NC लिख सकता हूँ, लेकिन प्रतिरोध में हमें क्या लिख सकते हैं, प्रतिरोध का जो इक्विवेलेंट होगा R इक्विवेलेंट, उसमें हम डायरेक्ट भाग लगा सकते हैं, किसका, R के अंदर N का। ठीक है, यदि दो प्रतिरोध है तो दो का भाग लगा दो, तीन है तो तीन का लगा दो, चार है तो चार का लगा दो। ये चीजें आपने पढ़ी है, ठीक है, जस्ट मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ आपको रिवाइज करवाने के लिए, बाकी पढ़ी है। और हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अगर कॉन्सेप्ट कर रहे होते तो इसको समझाता, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आपके किए हुए हैं, उसके बाद मैं आपको ये चीजें रिवाइज करवा रहा हूँ। तो यहाँ से देखो, जब हम इसको पैरेलल ऐड करते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, x आता है, यानी कि x जो है वो आ जाएगा हमारे पास r/n, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास r क्या निकल के आ गया, r आ गया हमारे पास nx, ठीक है, ये इक्वेशन आपकी 1 हो गई। उसके बाद हमें बोला गया है if they are connected in series the resistance comes out to be, अगर हम इन्हें सीरीज में ऐड करते हैं तो जब प्रतिरोध को सीरीज में ऐड करते हैं ना तो उसके लिए जो R इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, वो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस RN। लेकिन यहाँ पे देखो कि N जो है ना वो सिमिलर है, समान चालक है, क्या है, समान ही चालक है, एक जैसे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R प्लस R प्लस R प्लस डैश डैश प्लस R। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी तो मैं लिख सकता हूँ NR, यही चीज मैंने पहले आपको यहाँ पे समझाई थी इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हमारी निकल के आ रही है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, N एंड R की वैल्यू क्या है, NX है, NX है, तो ये आ जाएगा हमारा N स्क्वायर एक्स। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब देखो हमने R के फॉर्म में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारे जो ऑप्शन थे ना वो सारे X के फॉर्म में थे, इसलिए हमें इतनी ज्यादा इसमें थोड़ी माथापच्ची करनी पड़ी। नहीं तो हम R के फॉर्म में लिखते तो डायरेक्ट ये आ जाता या फिर ये आ जाता, ऐसा आंसर होता, लेकिन X के लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ा इसको। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास, यदि कण एक वृत्त पर एक समान चाल से गतिमान है तो इसका क्या स्थिर होता है, ठीक है। हमें बोला गया है कि एक वृत्तीय गति हो रही है एंड वृत्तीय गति के अंदर जो कण है वो एक समान चाल से चल रहा है। 1 सेकेंड, चलो ठीक है, इसको मिटाते हैं एक बार। वर्क पर एक समान चाल से गतिमान है, यानी कि वेलोसिटी जो है वो सेम है, ठीक है, वेलोसिटी सेम है, बट चेंज क्या हो रहा है, ओनली डायरेक्शन चेंज हो रही है, ओनली वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रही है, बाकी कुछ ही चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, ओनली डायरेक्शन, ओनली यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। और डायरेक्शन चेंज होने के कारण, डायरेक्शन चेंज होती है और समान चाल होती है, ठीक है, तो ओनली हमारे पास जो त्वरण होता है वो कौन सा होता है, त्रिज्यीय त्वरण होता है, और उसका जो मान होता है वो समान होता है, ठीक है, त्रिज्यीय त्वरण होता है त्रिज्या की ओर, ये हमारे पास यहाँ पे त्वरण होता है, ये क्या होता है, त्वरण होता है, और इसका जो मान है समान होता है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें बोला गया है इसका स्थिर होता है, क्या इसमें स्थिर होता है, तो त्वरण स्थिर होता है, ठीक है, त्वरण यहाँ पे स्थिर होता है। ये त्वरण कब स्थिर होता है, जब समान चाल हो, समान वेग हो। लेकिन एक चीज और स्थिर होती है इसमें, गतिज ऊर्जा भी स्थिर होती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 m v स्क्वायर, और v स्क्वायर लगते ही डायरेक्शन वगैरह का पूरा इसमें झंझट ही खत्म हो गया, ये अदिश राशि होती है, इसलिए इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, यानी कि गतिज ऊर्जा भी इसमें सुरक्षित रहती है। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें राइट आंसर होंगे, त्वरण भी एंड 1 सेकेंड, त्वरण भी होगा एंड जो गतिज ऊर्जा है वो भी क्या होगी, हमारी संरक्षित होगी। गतिज ऊर्जा एंड त्वरण बोथ क्या होंगे, इसमें कांस्टेंट होंगे, तो आपका त्वरण भी है एंड गतिज ऊर्जा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वैसे इस टाइप का ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में कि दोनों ऑप्शन सही हो, लास्ट में ऐसे आएंगे, ये तो चार दे दिए जाएंगे और लास्ट में जैसे एनडीए में नहीं आता क्या,
उस तरीके से आएंगे, बोथ बी एंड सी, ठीक है, बोथ बी एंड सी, इस तरीके से कोई ऑप्शन होगा तो ये आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये है हमारे पास, खींचे हुए तार में ऊर्जा होती है। ये मैंने कल ही आपको बताया था, कल वाले मॉक टेस्ट में, कल वाले में या परसों वाले में, कि जो खींचा हुआ तार होता है उसमें जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू प्रतिबल, 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति। ठीक है, यदि याद है तो ये हमने किया था। हमें बताना है खींचे हुए तार में ऊर्जा, तो एक ही बात है, वर्क डन हमने करेंगे तो वो किस चीज में सुरक्षित होगा, किस रूप में सुरक्षित तो होगा, तार की ऊर्जा के रूप में ही तो सुरक्षित होगा। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति। तो यहाँ से थोड़ा सा घुमा दिया है, यहाँ पे देखो बोल दिया प्रतिबल का आधा गुणा विकृति, यानी कि बात वही है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, प्रतिबल का आधा इसने बोल दिया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एल्फा का मान 0.98 एम उत्सर्जक से प्रवाहित धारा आई 20 मिली एम्पियर हो तो बीटा का मान हमें बताना है। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये आपको याद रखना है कि बीटा इज इक्वल होता है हमारे पास एल्फा अपॉन में 1 माइनस एल्फा, एल्फा अपॉन में 1 माइनस एल्फा। तो एल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.98, 0.98, और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 0.98, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.98 और अपॉन में आ जाएगा 0.02, और इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 49। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा 49। ठीक है, और इस टाइप से क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले पे बेस कभी अल्फा का मान निकलवा लेता है, कभी बीटा का मान निकलवा लेता है, तो ये आपको याद रखना है। और एक चीज और याद रखनी है कि जो अल्फा की वैल्यू होती है वो 1 से कम ही होती है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम होती है, और बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, और ये यहाँ पे ओनली घुमाने के लिए दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट है हमारे पास, भिन्न त्रिज्या वाली वर्षा की बूंदों की गति पृथ्वी पर पहुंचने पर कैसी होगी। अब जब त्रिज्या ही भिन्न भिन्न है तो जो गति होगी वही क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, जो v है वो r पे डिपेंड करता है। v किस पे डिपेंड करता है, r पे डिपेंड करता है। जो त्रिज्या भिन्न होगी तो v भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले एक चुंबक को बी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि उसकी एक्स क्षेत्र के अनुदिश है। इस चुंबक को 180 डिग्री के कोण से घुमाने के लिए किया गया कार्य। तो ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो वर्क डन होता है वो होता है एम बी 1 माइनस कोस थीटा, एम बी 1 माइनस कोस थीटा, एंड थीटा की जगह आपको पता है कितना दिया हुआ है, 180 डिग्री। स्टार्टिंग में कहाँ था, अनुदिश था, अनुदिश था यानी कि कोस जीरो हमने ले लिया, और कोस जीरो की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। वैसे तो देखो एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है, W इज इक्वल एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ठीक है, ये पहले वाला कौन होता है, ये घुमाया वो कौन होता है। तो स्टार्टिंग में क्या था, उसकी एक्स के अनुदिश ही था, यानी कि थीटा 1 हमारा कितना था, 0 डिग्री था, और 0 डिग्री था इसलिए यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई, और डायरेक्ट ये फॉर्मूला हमारा बन गया। आगे हमें बोला गया है कि हमने घुमाया कितने एंगल से है, 180 डिग्री एंगल से घुमाया है, यानी कि हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, W इज इक्वल एम बी 1 माइनस कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री, और कोस 180 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, -1। तो ये माइनस तो फॉर्मूले वाला, और ये -1 इसकी वैल्यू आ गई, तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो प्लस का ये आ जाएगा 2mb। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2mb। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की सुई की कोणीय चाल होगी, घड़ी की सेकंड की सुई की, कौन सी सुई पूछी है, सेकंड वाली सुई की हमें कोणीय चाल बतानी है। तो ओमेगा इज इक्वल जो होता है वो होता है 2 पाई बटा टी, 2 पाई बटा टी। तो
तो यहाँ से है हमारे पास 2 पाई और सेकंड पूछा है, यानी कि डायरेक्ट आप 60 का भाग लगा दो। ठीक है, मिनट पूछा होता तो 60 गुणा 60 करते, सेकंड पूछा तो ओनली 60 का भाग लगाया है, तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई अपॉन 30। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला गया है 88 ये रेडोन है शायद ना, 88 रेडोन 226 नाभिक में होते हैं। ठीक है, इसके नाभिक में क्या होते हैं, मतलब नाभिक में होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितनी कितनी संख्या होती है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ वाला देख लो, एलिमिनेट हो सकते हैं शायद इसमें ऑप्शन। ये जो होता है ना परमाणु क्रमांक, ये क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटोनों की संख्या होती है, यानी कि इसमें जो प्रोटोनों की संख्या है वो कितनी होगी, जो प्रोटोनों की संख्या है वो हो जाएगी इसमें 88, 88 होगी। ठीक है, क्योंकि यही तो होता है हमारे पास जेड, और यहाँ पे ये कुछ भी लिख दो, एक्स लिख दो, और ये होता है हमारे पास ए। तो ये होता है प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं हमारे पास ए माइनस जेड, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जेड के इक्वल होते हैं, यदि वो परमाणु है, आयन वगैरह नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास प्रोटॉन कितने होंगे, 88 होंगे। तो देखो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है प्रोटॉन 88, 138 प्रोटॉन ये तो नहीं होगा, और 88 इलेक्ट्रॉन 226 प्रोटॉन ये भी नहीं होगा, और 226 न्यूट्रॉन, 226 न्यूट्रॉन हो ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि 88 माइनस करेंगे तो आएंगे ना न्यूट्रॉन। तो ये हमारे पास इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 138 न्यूट्रॉन तथा 88 प्रोटॉन। इस तरीके से आप एलिमिनेट भी कर सकते हो ऑप्शंस को, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 9th क्लास का क्वेश्चन था, ये तो होना ही है इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये है हमारे पास द्रव्यमान एवं वेग का संयुक्त प्रभाव क्या कहलाता है। द्रव्यमान एवं वेग का, यानी कि एम एंड वी, एम वी, एम वी क्या कहलाता है, संवेग। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, द्रव्यमान एवं वेग का संयुक्त प्रभाव संवेग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक लंबे धारावाही चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक से 5 मीटर की लंबवत दूरी पर चुंबकीय प्रेरण होगा। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण क्या होगा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है चुंबकीय प्रेरण का, जो B इज इक्वल है वो हो जाएगा हमारे पास, एक लंबे धारावाही चालक बोला गया ना, लंबे धारावाही चालक, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आ जाएगा हमारे पास 2I और अपॉन R। तो यहाँ से आपको पता है कि म्यू नोट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻7 होती है, 10⁻⁻7 होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि जो म्यू नोट है ना उसकी वैल्यू होती है, ये ऊपर वाला ओनली म्यू नोट है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू में 10⁻⁻7। तो 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल आउट हो जाता है और 10⁻⁻7 बच जाती है। 2 एंड आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 2 एम्पियर, तो 2 एंड आर की वैल्यू कितनी है, आर ये देखो 5 मीटर लंबवत, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ऊपर तो हो गया 4 एंड यहाँ पे हो गया हमारे पास, कट नहीं रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा काटने की कोशिश करते हैं। मैं ऊपर नीचे क्या करता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सा अलग दिखा देता हूँ इसको, यहाँ पे 10 एंड यहाँ पे 10, ऊपर नीचे किया तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। अब इसको मैं यहाँ से उड़ा सकता हूँ, तो ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया 8 इंटू में ये जो 10 की पावर है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो -7 पहले से था, माइनस एक और आ जाएगी, तो 10⁻⁻8 टेस्ला। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा, डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको चेंज करना भी आना चाहिए कि भाग दे के किस तरीके से ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, और ये टेस्ला इसका मात्रक है किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, 1 सेकेंड, ये हो जाएगा, जब बल किसी पिंड की गति को मंद करता है तब किया गया कार्य क्या होता है। ठीक है, गति को मंद करता है तो किया गया कार्य क्या होता है। अब कोई भी बल है वो किसी पिंड की गति को मंद कब करेगा, जब ये हमारे पास देखो ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझना, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो इस तरफ गति कर रहा है, इस तरफ क्या कर रहा है, गति कर रहा है, यानी कि इस तरफ उसमें क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इस
ऑब्जेक्ट पे इस साइड ही फोर्स लगा दूं, इस साइड ही फोर्स लगा दूं, तो क्या इसकी गति कम होगी? क्या पॉसिबल है ऐसा? जैसे मान लो कोई गाड़ी या कुछ भी ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है आप, और आप उसे पीछे से धक्का दे रहे हो, तो क्या उसकी गति कम होगी? नहीं हो सकती। तो गति कब कम होगी? जब यहाँ से हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो यहाँ से इस तरफ चल रहा है, यहाँ से इस तरफ इसमें मोशन हो रहा है, ठीक है, और आप उस पे फोर्स लगा रहे हो आगे से, उल्टा इस पे फोर्स लगा रहे हो सामने से, ठीक है, जिधर इसको जाना था उधर से आप इसमें फोर्स लगा रहे हो, तभी तो उसकी चाल कम होगी ना, उसकी गति मंद होगी, समझे कि नहीं? ठीक है, जो यानी कि विस्थापन और जो फोर्स है, उन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री का एंगल हो गया। 180 डिग्री का आप उल्टा लगा रहे हो ना, गति तो इधर कर रहा है, फोर्स आप लगा रहे हो इधर, तो एक दूसरे का उल्टा हो गया, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनेगा। और 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो W का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है F डॉट S, यानी कि FS cos थीटा, FS cos थीटा, एंड cos थीटा कितना है? 180 डिग्री है, तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का FS, यानी कि कार्य क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि फोटोन की ऊर्जा 4 गुना बढ़ा दी जाए तो संवेग कितना होगा? फोटोन की ऊर्जा 4 गुना बढ़ा दी जाए तो संवेग कितना होगा? तो हमारे पास इसमें ये होता है कि E इज इक्वल एम सी स्क्वायर, सभी ने पढ़ा है, E इज इक्वल एम सी स्क्वायर सभी ने पढ़ा है। तो मैं E को क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, एम सी को एक साथ कर दूं और ये जो C है ये अलग कर दूं, ऐसा भी लिखा जा सकता है। सी स्क्वायर था, एक सी को एम के साथ कर दिया, एक को बाद में दिया। तो एम सी यहाँ से क्या हो जाएगा? एम सी हो जाएगा हमारे पास संवेग, क्यों? क्योंकि ये द्रव्यमान है, ये प्रकाश का वेग है, और अभी भी मैंने पीछे पढ़ा है द्रव्यमान और वेग का जो होता है वो कॉम्बिनेशन, वो क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। और ये आ जाएगा सी। तो यहाँ से देखो ई और पी, ई और जो ऊर्जा और संवेग है वो आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के समानुपाती है, यानी कि जब हम ऊर्जा को 4 गुना बढ़ाएंगे तो संवेग भी क्या हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। तो संवेग भी हमारा क्या हो जाएगा? 4 गुणक से बढ़ जाएगा, गुणक 4 से बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वी के समान चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी पर हमारे पास जो वायुमंडल है उस तरीके का चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, तो ऐसा क्यों है? यह पृथ्वी का एक उपग्रह है, ये तो कोई आंसर नहीं हुआ। इस पर आबादी नहीं है, ये भी कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी थोड़ी है आबादी, वायुमंडल साथ में थोड़ी ना ले जाती है आबादी, ठीक है, वायुमंडल होगा तभी तो आबादी होगी ना। पृथ्वी की अपेक्षा यह ठंडा है, ठंडा वाला भी कोई लॉजिक नहीं है, जबकि इसका लॉजिक क्या है? सभी गैसों का जो वर्ग माध्य वेग चंद्रमा की सतह से प्लाइन वेग से अधिक है, यानी कि सभी गैसों का जो वर्ग माध्य वेग है ना, वो क्या है? प्लाइन वेग से अधिक है। प्लाइन वेग से अधिक है तो ये गैसें यहाँ पे रुकेंगी नहीं, वो क्या कर जाएंगी? प्लाइन कर जाएंगी, क्योंकि प्लाइन वेग जितना होना चाहिए उससे तो अधिक है ही। जैसे हमारी पृथ्वी का प्लाइन वेग कितना है? पृथ्वी का है हमारे पास 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि इस स्पीड से हम किसी वस्तु को उछालते हैं तो वो चली जाती है, रुकती नहीं है, पृथ्वी को छोड़ जाती है। तो इसी तरीके से इन गैसों का तो ऑलरेडी ज्यादा है प्लाइन वेग, चंद्रमा का प्लाइन वेग अलग है, ठीक है। इससे ऑलरेडी ज्यादा है तो वो गैसें रुकेंगी नहीं, चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये है हमारे पास, परस्पर 3 समतल दर्पणों से एक किरण परावर्तित होती है, तो आपतित तथा परावर्तित किरणों के बीच कोण होगा। ये फिक्स क्वेश्चन है, ये आपको रटना पड़ेगा कि परस्पर जब 3 आ जाए ना, लंबवत 3 समतल दर्पण, कितने आ जाए? 3 समतल दर्पण, तो जो आपतित तथा परावर्तित किरणों के बीच है कोण वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री कोण होता है, ये फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 180 डिग्री इसमें होता है, यानी कि ऐसे अगर किरणें आई हैं तो वापस इसी तरीके से चली जाएंगी 180 डिग्री से। तो ये आज के आपके 25 क्वेश्चन हो गए। इसमें आपको कमेंट में स्कोर बताना है, कितना आपने स्कोर किया, ठीक है। और अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।